दोस्तों, मेहनत करने में सेबी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता, ये हम सब जानते हैं। सेबी के खिलाफ कोई गलत काम करे, मार्केट में कोई इनसाइडर ट्रेडिंग करे या कोई और रूल का उल्लंघन करे तो सेबी थोड़ा टाइम ज़रूर लगाता है, लेकिन फ़ाइन, पेनल्टी, सज़ा ज़रूर दिलाता है। सेटलमेंट रूल्स भी होते हैं। अगर कोई फ़ाइन लगाया गया है तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी एक रूल बनाया गया है, जिसमें अगर कोई पार्टी जो इन्वॉल्व है गलत काम करती है, अगर उसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करनी है जल्दी से, तो उसके लिए अलग प्रावधान है। उसमें वो सेबी के साथ कुछ एडजस्टमेंट करके पैसा सेबी की जेब में डाल देती है ऑफिशियली, और फिर उस पर्टिकुलर केस को रफा दफा कर दिया जाता है। अब देखते हैं कुछ कपल ऑफ केसेस इस वीडियो में। साथ में ये देखेंगे कि सेटलमेंट रूल को लेके कुछ नए चेंजेस सेबी लेके आया है। ये जो नए चेंजेस हैं किसको ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे, किसके फ़ायदे के लिए हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टाइटन का नाम सुना है आपने? टाइटन की घड़ी आती है, करेक्ट। आपने येस बैंक का नाम भी सुना होगा, उनका बैंक अकाउंट आता है। शायद कोई खोलता नहीं है आजकल, लेकिन जैसा भी है बैंक अकाउंट ये पर्टिकुलर कंपनी प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, इन दोनों कंपनीज़ के नाम डेफिनेटली सुने हैं, अच्छे या बुरे कारणों के रीजंस के पीछे। लेकिन अब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में इसकी बात क्यों कर रहे हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग या कुछ ऐसे रूल्स का उल्लंघन करने के चक्कर में सेबी ने इन दोनों कंपनीज़ और इनके एम्प्लॉयज़ को एक तरीके से पेनलाइज़ किया है। पहले बात करते हैं टाइटन की। छोटा सा केस है, 10 लाख रुपए से ज़्यादा का ट्रेडिंग किया था। इनके एम्प्लॉय थे मिस्टर चंदन गुप्ता। इनके पास कोई इंसाइडर इन्फॉर्मेशन थी और इन्होंने इस इंसाइडर इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाया। 10 लाख के बियॉन्ड ट्रेडिंग किया। जब आप 10 लाख के बियॉन्ड ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बताना पड़ता है सेबी को कि भाई ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया और इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके अपना स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग किया, प्रॉफिट कमाया और पूरे 1 लाख रुपए का पेनल्टी सेबी ने इसके ऊपर लगाया है। 1 लाख रुपए, 10 लाख की ट्रेडिंग से ज़्यादा किया है और 1 लाख रुपए का फ़ाइन। बहुत नाइंसाफ़ी है। तो ये एक छोटा सा केस है, लेकिन एग्जाम्पल आपको देना ज़रूरी था कि किस तरीके से फ़ाइन लगाए जाते हैं। येस बैंक हालांकि बिल्कुल नो बैंक है इन टर्म्स ऑफ अपने अकाउंट खोलने के या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी, लेकिन इनकी 6 एंटिटीज और खुद येस बैंक एंटिटी कंपनी को भी फाइन लगाया गया है और उनका फाइन है 1.65 करोड़। तो अच्छा खासा बड़ा केस है ये। अब इसमें भी प्रॉब्लम ये थी कि इनके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो कि इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं की, जो कि नॉन डिस्क्लोजर सर्टेन लेवल पे कंसर्न बनता है। हर पर्टिकुलर कंपनी को जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं, बताना पड़ता है पब्लिकली, ताकि सभी इन्वेस्टर्स उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे अपने इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड्स का फ़ायदा या नुकसान खुद से देख सकें। लेकिन जब वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन पे सही टाइम पे आएगी ही नहीं, तो उस केस में फ़ायदा कुछ ही एंटिटीज़ का हो सकता है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन अब उन कुछ ही एंटिटीज़ के पास है। तो इस केस में 7 ऐसी एंटिटीज़ थी, 6 लोग और एक खुद येस बैंक। अब ये 6 लोग एक टीम का हिस्सा थे जो रिस्क मैनेजमेंट संभालती है। RAR रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट इनको देना होता है। इसमें लैप्स हुआ है, गिल्टी पाए गए हैं ये लोग और इन पे 1.65 करोड़ का एक तरीके से फाइन लगाया गया है। अब इसमें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है ये। अब ये आपको 2 एग्जांपल्स दिए। अब हो क्या रहा है, तो सेबी ने प्रपोज किया है एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन वाला नया रूल। अभी क्या होता है कि जब भी कोई एंटिटी फंसती है इस पर्टिकुलर केस में, तो शो कोज नोटिस भेजा जाता है, मतलब कारण बताओ कि हम आपको फाइन क्यों ना लगाएं, आपके खिलाफ हम कोर्ट में क्यों ना जाएं। ये सब कुछ एक बड़ी सी चिट्ठी में लिख के उस कंपनी को या उन लोगों को भेजा जाता है। ये पूरा का पूरा समय जो लगता है इसमें 180 दिन, मतलब करीब 6 महीने का टाइम दिया जाता है उस पर सोल्यूशन या आंसर देने का। और 6 महीने के बाद वो केस चलता रहता है, कुछ साल, 5-10 साल चलेगा और फिर जाके उसका कुछ ना कुछ निकलता है। अब इन केसेस में कई बार सेबी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेता है, या कंपनी की तरफ से आ जाता है ये चीज़, या सेबी खुद प्रपोज कर देता है और फाइनली वो केस रफा दफा हो जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि ना तो वो एंटिटी अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, गिल्ट का एडमिशन करेंगे, या ना ही कोई डिनायल करेंगे अपनी लायबिलिटी से, और कुछ फीस दे के इस पर्टिकुलर केस को रफा दफा कर देंगे। तो ये एक तरीके से इसको अंडर द कार्पेट फेंक दिया जाता है। 180 दिन आज की तारीख में, मतलब 6 महीने मिलते हैं, तो आराम से एक एंटिटी अपना एक आंसर बना सकती है, सोल्यूशन बना सकती है, कोर्ट में क्या जवाब देना है, या एक लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंच जाती है।
लेकिन इसको अब 60 दिनों में, मतलब 2 महीने के अंदर अंदर बताना पड़ेगा कि आपको सेटल करना है या आपको सेटल होना है। तो एक तरीके से ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का टाइमलाइन कम करने का एक नया प्रपोजल है 6 महीने से 2 महीने की। अब इसमें फ़ायदा नुकसान किसका हो सकता है? देखिए, अब कोई कंपनी के खिलाफ अगर सही या गलत केस लगाया गया है तो उसको एक टाइम लगेगा, उसको खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन अपने इंटरनल एम्प्लॉयज़ के साथ, डॉक्यूमेंटेशंस के साथ, प्रोसेसेस के साथ वेरीफाई करनी पड़ेगी और बेसिस ऑन दैट दे कैन कम अप विद अ केस एंड बेस्ड ऑन दैट अपने एडवोकेट्स के साथ या अपनी लीगल टीम के साथ कंसल्ट करके वो इसका एक सोल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। अभी सारा कुछ 60 दिन में हो पाना ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट के बराबर ही है, इम्पॉसिबल भी कहा जा सकता है। लेकिन सेबी का कहना यह है कि कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा टाइम लगाते हैं और फाइनली फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ही करते हैं। बट एट द सेम टाइम इसमें सेबी का बहुमूल्य टाइम भी वेस्ट होता है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग स्टेट में ही रह जाते हैं। कितनी फ़िक्र करते हैं सेबी आप खुद की। लेकिन अगर आपने सेबी ब्रिंग मार्जिन बैक ऐसे बहुत सारे हैशटैग देखे होंगे, ट्विटर पे आपको टैग किया होगा, आपके खिलाफ कुछ ना कुछ केसेस भी हुए होंगे, change.org भी पेटिशन भी डाला होगा, उधर भी ध्यान दे दीजिए, उधर भी आपका ही ख्याल रखने की कोशिश की गई है। दूसरा, इसमें रिवाइज सेटलमेंट टर्म्स को भेजने का आज के दिन में टाइम है 20 दिन, मतलब 20 दिन मिलते हैं सेटलमेंट में। आपने आंसर दिया, उसके बाद 20 दिन और मिलते हैं ताकि आप अगला जवाब दे सकें। अब उसको भी 15 दिन करने की कोशिश की जा रही है, एटलीस्ट प्रपोजल में ये लिखा जा रहा है कि 15 दिन कर दीजिए। क्यों भाई? आपको 5 दिन कम करने से क्या फ़र्क पड़ रहा है? और फ़र्क पड़ता है तो आपको एग्जैक्टली क्या फ़र्क पड़ता है ये भी बताइए कि किस तरीके से 15 या 20 दिन से फ़र्क पड़ेगा या 180 से 60 दिन में लॉजिकल लेवल पे फ़र्क पड़ेगा। सर्टेन लेवल पे अगर किसी के खिलाफ ये कोई केस लगाया गया है तो इट मेक्स टोटल सेंस कि जिनके खिलाफ ये पूरा का पूरा केस बना है उनको भी सही समय मिला जाए। मोस्ट लाइकली समय की बाउंडेशन बल्कि बढ़ा देनी चाहिए ताकि जिसकी भी पार्टी के अगेंस्ट प्रोसीडिंग हो रही है उसके पास एग्जैक्ट टाइम हो एक इंटेलिजेंट डिसीजन लेने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोपोजिशंस हैं इस पर्टिकुलर प्रपोजल में, बट प्राइमरीली इन 2 ही चीज़ों पे ध्यान रखा गया है। देखिए, ये सारा का सारा सेटलमेंट का माजरा ही थोड़ा सा इट्स अ पैराडॉक्स, बिकॉज अगर एक कंपनी सच में कुछ गलत कर रही है और लगातार गलत करती जाएगी तो सर्टेन लेवल पे उसको पता है कि एक ना एक लेवल पे सॉल्यूशन है उसके पास कि कुछ गड़बड़ करो और थोड़ा बहुत पैसा देके काम को ख़त्म करो। तो ये एज ऑफ नाउ इसको सेटलमेंट रूल कहा जाता है और जो पैसा थोड़ा बहुत दिया जाता है उसको फ़ीस कहा जाता है, सेटलमेंट फ़ीस। तो दिस कुड बी सीन कि अगर एक कॉरपोरेट्स के लिए इतना कुछ है तो रिटेल ट्रेडर्स जो कि फंस जाते हैं काफ़ी मामलों में, कई बार एट द सेम टाइम अगर कोई अपना रिटर्न नहीं टाइम से भरता है, इनकम टैक्स फाइलिंग नहीं करता है तो एक नॉर्मल सिटीज़न के खिलाफ काफ़ी प्रोसीडिंग्स हो जाती हैं, लेकिन वहाँ पे कोई सेटलमेंट का प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है व्हेन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज़ डन। दिस लुक्स अ बिट लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर पैराडॉक्स काइंड ऑफ अ थिंग, बट आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अभी सेटलमेंट का प्रपोजल आया है, आगे चल के एग्जैक्टली क्या होगा वो कभी किसी दिन और बताएंगे जब एक्चुअल में ये होगा। अगले वीडियो तक वेट कीजिए। थैंक यू सो मच इसको देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।